Hello, friends. 2020 was all about IPOs, and now IPOs are again hitting the bosses. So, today let's understand in a very simplified and fun way about IPOs. We'll take the example of Indigo Paints, a company that is coming up with an IPO of approximately 1200 crores. So, let's begin. These are the topics that we'll be covering today in four sections. First of all, we'll be talking about what is an IPO and why do companies go for an IPO. Then we'll talk about how to evaluate an IPO from the lens of Indigo Paint. Section 3 will be about are IPOs really that great? And then section 4 will be about some things that you need to keep in mind for Indigo Paint's IPO timelines. So let's start with what is an IPO and why do companies go for an IPO? A company offering its share to the public for the first time is known as initial public offer. अब आसान भाषा में सबसे पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में फ्लोट करती है, बेचने को जाती है, पब्लिक को देने को जाती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो होता क्या है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली मेंबर्स मिलके एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, राइट? अब वो जब कंपनी स्टार्ट किया तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ स्टार्ट किया. उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स उसमें जुड़ जाते हैं, सम इनिशियल इन्वेस्टर्स हु ट्रस्ट दैट कंपनी. And then as the company starts growing larger and larger, its capacity or its need for money grows. And that is where IPO plays a very critical role. What happens is छोटे छोटे पैसे लेके बहुत सारे लोगों से a company can aggregate those funds and then deploy them into productive resources like factory बनाना, लोगों को employ करना, etc. So that is the basic idea about an initial public offer. But then why do companies raise money? Why do they go for an IPO? बाजार से भी तो पैसे उठा सकते थे, दैट इज डेट वगैरह भी तो ले सकते थे, बोरो भी तो कर सकते थे. Why go for an IPO? Let's see. There are three reasons why companies go for an IPO. Number one, giving an exit to the existing shareholders. जो भी existing shareholders थे कंपनी में, मान लो जिन्होंने कंपनी में इनिशियली बेट किया, उन्होंने एक ज्यादा रिस्क लिया. दे डिड नॉट नो कि कंपनी बड़ा होगा या छोटा रह जाएगा या पैसे डूब जाएंगे. हेंस टू गिव देम अ पर्टिकुलर एग्जिट, ये एक आईपीओ बहुत अमेजिंग टूल है. तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका एंड गोल क्या होता है कि एक आईपीओ लेकर आ जाए एंड देन वो पब्लिक में फ्लोट करे शेयर्स. वन मोर रीजन व्हाई कंपनीज नीड मनी इज फॉर एक्सपैंडिंग एंड ग्रोइंग. नाउ यू कैन से कि यार डेट क्यों नहीं ले सकते या बोरोइंग क्यों नहीं कर सकते. बोरोइंग्स इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं बहुत सारी कंपनीज क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है पे आउट्स करने का. डिविडेंड या इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप कुछ पे आउट करते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको हर महीने हर क्वार्टर नहीं बोलेंगे डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करो. मे बी वो एनुअली कुछ एक्सपेक्ट करेंगे या मे बी वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि आप डिविडेंड इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट करो. बट डेट इंस्ट्रूमेंट देने वाला या बोरोइंग्स देने वाला, आपको कंपनी को पैसे देने वाला, लेंड करने वाला, दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट अमाउंट एंड वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको मंथली करना होगा. अब आप सोचो, एक आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या एक बिजनेस स्टेबल भी हो गया है, अब उसको ग्रो करवाना है, बट आपको पता नहीं है कि मंथली कैश फ्लोज आएंगे कि नहीं, बिजनेस में मंथली कैश आएगा कि नहीं आएगा. आपने माल भेज दिया 3 महीने के क्रेडिट पे, 3 महीने बाद पैसे आएंगे. तो ये कैश फ्लो मिसमैच हो जाता है when you have this debt obligation. And because of this cash flow ka problem, a lot of startups, a lot of companies, a lot of small and medium enterprises have gone under during the pandemic इस डेट के चक्कर में. दैट इज वाई सम कंपनीज ट्राई एंड अवॉइड द डेट रूट. तो उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड आईपीओ इज अ गुड वे ऑफ raising that money and it also helps you establish the brand. थर्ड रीजन इज अगेन पेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेट. डेट का बोझ है सिर पे, बहुत ज्यादा डेट आ गया है पैंडेमिक में. आप इमेजिन करो, इसका बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस. रिलायंस के बुक्स में इतना ज्यादा डेट था जियो की वजह से, एंड देन इट वेंट आउट एंड आईपीओ तो नहीं लेके आया बट बहुत मोटा मोटा फंडिंग उठा के लेके आया वो फेसबुक वगैरह से. सो दे कुड हैव आल्सो डन दैट थ्रू फ्लोटिंग जियोज आईपीओ, अगर जियो मच्योर स्टेज पे होता. अभी जियो को तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चाहिए थे, कैपिटल चाहिए था, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट ब्रिंग. दैट इज अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर. बट द मेन क्रक्स इज कि पेइंग ऑफ डेट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड रीजन टू रेज मनी. तो अभी इंडिगो पेंट्स क्या क्या कर रहा है? इंडिगो पेंट्स बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट दे रहा है. वो जो 1176 करोड़ रेस करने वाला है अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 75% वो इसके लिए जाएगा, एग्जिट देने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. एंड एक्सपेंशन प्लान्स में जाएगा उसका
300 करोड़ रुपीस, जो कि उसको एक नया प्लांट लगाना है। उसके ऑलरेडी 3 प्लांट्स हैं, उसको एक प्लांट में एक्सपैंड करना है अपना कैपेसिटी। सो उसके लिए उसे 300 करोड़ की जरूरत है। ओवरऑल 1176 करोड़ इज नीडेड। क्लियर है यहां तक? ऑसम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन वेयर वील टॉक अबाउट हाउ टू इवैल्यूएट एन आईपीओ एंड इंडिगो पेंट्स को हम और डीपर देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट्स रिकमेंडेड टू बी डन while evaluating any IPO is reading the prospectus. Now I know that's a 400 plus pages का document यार, इतना बड़ा document होता है, digital होता है, physical भी कौन print करने जाएगा, and it's a huge pain. I know, I understand that. I love reading it. I love reading annual reports and all of that. So I enjoy it, but a lot of people don't find the time to do it. एंड अगर आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो ये, तो आपको लगता है यार क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, विच इज फेयर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स एंड हु आर इन द कैपिटल मार्केट्स स्पेशली टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी डीपली एंड अंडरस्टैंड देम। इससे क्या होता है, यू गेट टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एज अ होल एज वेल, जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस में भरमार इंसाइट्स होते हैं अबाउट द इंडस्ट्री and the company as well. We'll be discussing all of that. I've taken out some cuts from the prospectus itself and I'll show you कि कैसा कैसा दिखता है वहां पर, कुछ चीजें कैसी दिखती हैं. So now let's discuss about the paint industry. Paint industry सिंपल सी इंडस्ट्री है. So Indigo Paints जो कंपनी है, it is a brand owner of paints. तो Indigo Paints brand है, वो ब्रांड में खर्चा करता है, ब्रांड बिल्डिंग में, एंड मैन्युफैक्चरिंग वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जो दूसरे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनके लिए उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चर करके देते हैं, एंड उनका रॉ मटेरियल का सप्लाई आता है, बहुत सारा इंपोर्ट भी करता है इंडिगो पेंट्स अपना रॉ मटेरियल। तो ये बेसिक सा सप्लाई चेन है। देन दे हैव a D2C model where they sell directly to the consumers through their website and they sell it through a normal distribution channel through dealers and distributors, जैसा HUL का चैनल है, जैसा एशियन पेंट्स, नेरोलैक वगैरह का चैनल है, वैसे ही इसका भी है, कुछ डिफरेंट नहीं है चैनल में। एंड देन द प्रोडक्ट रीचेस टू रिटेल कस्टमर्स एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स ऑल्सो। पेंट इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल वाले लोग भी बाई करते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हाउसेस बाई करते हैं, दे आर ऑल्सो लार्ज कस्टमर बेस फॉर दीज कंपनीज। सो नाउ लेट अस सी कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इंडिया में कैसा है विज़ द वर्ल्ड, एंड क्या ग्रोथ रहा है पेंट इंडस्ट्री का इंडिया में। इंडिया रैंक्स वेरी वेरी लो इन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स, विच मीन्स कि हमारे पास काफी रूम है ग्रो करने को। So look at USA, Singapore 15.8, 15.0. So that's absolutely amazing, right? And India में भी growth has been quite fair. 7% approximately growth है, जितना हमारा GDP जितने से grow कर रहा था 4-5% से over this period. Our GDP has also grown by 5 to 7%. तो उसी लाइंस पे ये इंडस्ट्री भी ग्रो की है। नाउ व्हाट डज इंडिगो पेंट डू एग्जैक्टली? सो अगेन मैन्युफैक्चर करता है वो डेकोरेटिव पेंट्स। उसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जोधपुर, कोची, पुदुकोट्टई तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो पुदुकोट्टई प्लांट है, ये उसी के लिए 300 करोड़ रुपए उठा रहा है। एंड द कंपनी का यूएसपी, एज यू कैन से, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और व्हाट इट डज डिफरेंटली इज दैट इट मेक्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। वो इनोवेटिव टाइप के इमल्शंस, पेंट्स वगैरह बनाता है, and that is how it is capturing market share very very quickly. It is said to be the fastest growing company in the paint industry. And do you know who's promoting the brand? Captain Cool Dhoni. That's right. So hopefully traction मिलना चाहिए, right? So let us look at the revenue split now. कि कंपनी रेवेन्यू कहां कहां से कमाता है। We looked at the industry, we looked at the industry structure, industry growth rate. Now let us look at the revenue. So revenue भी काफी सिंपल सा है, रेवेन्यू क्लीनली आपको दिख रहा है यहाँ पर। Emulsions is super high, 45%. प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, जो हम प्राइमर्स लगाते हैं दीवार पे आफ्टर वो सीमेंट का कोटिंग, पुट्टी के कोटिंग के बाद, दैट इज प्राइमर्स एंड डिस्टेम्पर्स. Putty cement paints are 15% and enamels and wood coatings are 18%. Enamels are basically solution based, ये थोड़े permanent type के coatings होते हैं. Emulsions are mostly water based, जो कि permanent नहीं होते हैं. They need repetitively, अपने को हर दिवाली में उसमें पेंटिंग करानी पड़ती है. एंड एक्सटर्नल वॉल्स वगैरह के लिए पुट्टी और सीमेंट पेंट्स वगैरह यूज करते हैं. दिस इज बेसिकली ब्रॉडली द स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू, 45%. एंड इंडस्ट्री भी ऐसी दिखती है, इमल्शंस वगैरह थोड़ा ज्यादा बिकते हैं. सो देयर इज नथिंग वेरी वेरी distinctive about the revenue split here. It's normal as per the industry standards. Now the next leg is understanding the risks involved. We've understood the industry, we've understood the revenue, but क्या associated risks हैं business में
पेंट के। ये अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, रिस्क है तो इश्क है। सबने स्कैम 1992 देखा, एन अमेजिंग अमेजिंग सीरीज, अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली देख लेना। एंड उस सीरीज में ये रिस्क है तो इश्क है को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, कोर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, understanding and taking calculated risks is the right way to look at things. So now let us look at the risks involved in the business of Indigo Paints. So majority of revenue उसका इंडिया से आता है। इंडिया में अभी माहौल उतना अमेजिंग नहीं है, ग्रोथ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट हमारा डिस्पोजेबल इनकम्स बहुत ज्यादा हिट किया है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी फास्ट बढ़ा है, एंड दिस कंपनी डिपेंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन इंडिया फॉर ऑल इट्स सेल्स। इसका एक्सपोर्ट्स बहुत बहुत लो है, एंड दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस कंपनी कि इंडिया में अगर डिमांड नहीं बढ़ा, इंडिया अगर ग्रो नहीं किया, तो ये भी नहीं ग्रो करेंगे। Then the raw material, as we said, some of the raw material is imported and there is a high chance कि import restrictions लगाए जा सकते हैं इनके raw material procure करने में. So again that becomes a very very big risk for them. अगर import duty लगती है raw materials वगैरह पे, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इनके कॉस्ट्स काफी बढ़ जाएंगे काफी तेजी से। Then this is a cyclical business. Now what is a cyclical business? A cyclical business is basically जो इकोनॉमी के बूम्स एंड बस्ट्स के साथ मूव करता है। जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ है, जब भी इकोनॉमी में लोगों के पास जॉब्स हैं, ये इंडस्ट्रीज ऊपर जाती हैं। आप सोचिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब चला गया है, या आपके अराउंड किसी के पास ऐसा सिचुएशन है एंड वो घर पे पेंट करा रहा है, ऐसा रेयरली देखने को मिलेगा। हाउएवर इंडिया में थोड़ा फेस्टिवल की वजह से दिवाली एंड ऑल के टाइम पे डिमांड रहता है, बट नया डिमांड तो बहुत कम आते हुए दिखेगा, and that is why all of these businesses are cyclical businesses. Let me give you another example for cyclical business. Auto industry, जो टाटा मोटर्स वगैरह है, दैट इज ऑल्सो साइक्लिकल बिजनेस। जब भी डिस्पोजेबल इनकम वगैरह बढ़ती है, इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ता है, देन दीज कंपनीज टेंड टू डू बेटर। और साइक्लिकल का ऑपोजिट क्या होता है? डिफेंसिव स्टॉक्स होता है। दैट कुड बी अनदर वीडियो अगेन, बट डिफेंसिव स्टॉक्स आर यूजुअली जिनको इकोनॉमिक में ऊपर नीचे ज्यादा होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लाइक HUL एंड ऑल, जिसमें आप सोप्स, साबुन, तेल, ये सब तो आप हमेशा यूज करोगे, तो दैट इज वाई दे आर नॉट इम्पैक्टेड दैट मच। मूविंग ऑन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं इसकी टू द ट्यून ऑफ 31 करोड़। नाउ व्हाट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होती है? अब आपके सिर पे जिम्मेदारी आ गई उस पैसे को चुकाने की। यू हैव टू पे ऑफ दैट अमाउंट इन सम ड्यू टाइम, राइट? लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? मान लो आपका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जजमेंट नहीं आया, बट हो सकता है आपके अगेंस्ट आए वो जजमेंट एंड आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़े उसके लिए। सो दैट इज व्हाट कंटिजेंट लाइबिलिटी इज, a liability that has not occurred yet, मटीरियलाइज नहीं हुआ है, बट हो सकता है। तो ऐसे ही कई सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मोस्टली इनकम टैक्स रिलेटेड एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, पैट वगैरह को लेके पुराने केसेस कुछ पेंडिंग है, 31 करोड़ का अप्रोक्सीमेट अमाउंट का। सो दैट इज अनदर फाइनेंशियल रिस्क दैट द कंपनी हैज। सो व्हाई हैव वी सिलेक्टेड ओनली दीज 5 रिस्क? क्या ये इतने से ही रिस्क है, और रिस्क नहीं है? नहीं, और बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। वी बिलीव दैट दीज 5 आर द क्रिटिकल वंस which need to be highlighted. अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें और भी बहुत सारे रिस्क हाईलाइट किए हैं कंपनी ने। So we'll give you the link to the prospectus as well in the comments below. If somebody wants to go ahead and read that prospectus, absolutely do it, and you can post any questions that you have in the comments and I'll definitely answer them. I would love if you start reading prospectus pura. If not, then obviously we are there. So let's move on. अभी एक और डायलॉग यूज करते हैं स्कैम 1992 से, कि ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा भी डेफिनेटली फेवरेट सब्जेक्ट है। सो लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की, एंड वो अपने पीयर्स के साथ भी कैसे कंपेयर करता है, नॉट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑन सम अदर मेट्रिक्स, मोर ऑन दैट लेटर, बट लेट्स लुक एट द प्रॉफिट्स नाउ। प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स फॉर इंडिगो हैज इंक्रीज, डबल हुआ है प्रॉफिट्स। ब्यूटिफुल चार्ट, 100% अप्रोक्सीमेटली डबल एवरी ईयर कर रहा है, 12 से 47 पे पहुंच गया है। सो दिस इज अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इट्स सुपर प्रॉफिटेबल। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल इज फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे, if the company is launching its IPO at $1,500 approximately per share, 1490 अपर बैंड पे लेकर आ रहा है, then the question becomes कि क्या वैल्यू है उस स्टॉक का। So there is this price of a stock and there is this value. तो प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस होता है। I'll explain very quickly प्राइस एंड वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। नाउ ये तो हो गई प्रॉफिट्स एंड ऑल की बात। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज how much should we pay
फॉर सच अ कंपनी? इस कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्राइस तो समझ में आ गया, वैल्यू समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब वॉरेन बफेट का एक कोट है विच आई लव: प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट. सो बेसिकली प्राइस आप पे करते हो. से फॉर एग्जाम्पल यू पे 50,000 रुपीज फॉर अ लैपटॉप. नाउ व्हाट इज द वैल्यू दैट यू कैन डिराइव आउट ऑफ दैट लैपटॉप? से यू यूज दैट लैपटॉप लाइक मी टू क्रिएट वीडियोज, एंड से आप उस लैपटॉप से उसके लाइफ टाइम में 100 वीडियोज क्रिएट कर पाओगे, एंड उन वीडियोज के लिए आपको 1,000 रुपीज पर वीडियो मिलेगा. तो आपने 1 लाख रुपीज का एक जनरेट कर लिया रेवेन्यू फ्रॉम बाई पेइंग 50,000 रुपीज फॉर दैट लैपटॉप. So value was 1 lakh, price was 50,000. This was very very generic. तो एक कंपनी में भी सिमिलरली एक प्राइस होता है शेयर्स का. तो इस केस में 1490 इज द प्राइस, एंड वैल्यू इज समथिंग दैट वी विल सी. वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वी यूज सम रेशियोज लाइक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आरओई, आरओसी. ऑल ऑफ दीज आर यूज टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का वैल्यू कितना है. वी हैव यूज्ड वेरी वेरी बेसिक रेशियो हियर, पीई मल्टीपल. आप और भी ज्यादा रेशियोज यूज कर सकते हो. जितने ज्यादा आप डीप जाओगे उतने आपको इंटरेस्टिंग रेशियोज मिलेंगे, एंड यू शुड गो डीप. बट मेरे लिए पी रेशियो इज यूजुअली मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड डायरेक्शनली कि कहाँ वैल्यू है एंड फेयरली प्राइस है कि नहीं है. नाउ लेट्स सी. सो द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज वेरी वेरी हाई, 142 times. So Berger Paints is 144, which is a company that has been in existence and which is a huge company in the sector. Asian Paints का वैल्यू इससे काफी लोअर है, एंड आप एक्सो नोबल और कांसाई देखोगे तो बहुत बहुत कम है उनके वैल्यूज. सो दिस लुक्स अ बिट प्राइसी, बट हैविंग सेड दैट द कंपनीज ग्रोथ इज वेरी वेरी हाई, एंड फॉर हाई ग्रोथ कंपनीज पी रेशियो हायर डिमांड किया जाता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज बेसिकली फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग्स. से आपकी कंपनी 10 रुपीज पर शेयर कमा के देती है, तो फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग जो कंपनी कमा के दे रही है, आप कितना अपफ्रंट पे करोगे. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि कंपनी 3 साल चलने वाली है, एवरी ईयर 10 10 10 रुपए करके आपको वो अर्निंग्स देगी. तो आप मैक्सिमम कितना पे करोगे? 30 रुपीज, राइट? उससे ज्यादा तो आप नहीं दोगे. आपको 10 10 10 3 साल में 30 वापस मिलेगा. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन यूजिंग अ फाइनाइट पीरियड. कंपनीज रन फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इफ दे हैव अ हायर ग्रोथ, अगर मैं बोलूं कि 10 रुपीज इस साल कमाएगा, 12 रुपीज नेक्स्ट ईयर, दैट इज 20% ग्रो करेगा, एंड देन 24 रुपीज और डबल हो जाएगा, तो फिर आप कितना दोगे? आप थोड़ा और ज्यादा दोगे मुझको, राइट, देन 30 रुपीज. सो दैट इज हाउ ग्रोथ इज फैक्टर्ड इन अ पी रेशियो का अंडरस्टैंडिंग. सो इस केस में इंडिगो पेंट्स ज्यादा कमांड कर रहा है पी रेशियो बिकॉज इट्स ग्रोथ रेट इज हाई. अब आप एक बात सोचो, इफ द पीपल रनिंग द कंपनी आर नॉट ग्रेट पीपल, तो आपको लगता है कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज्यादा पैसे कमा पाएगी? यूजुअली नॉट. दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. की प्रमोटर कौन है आज के दिन कंपनी का? प्रमोटर कौन होते हैं? फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी क्रिएट किया है. सो प्रमोटर इज इक्वल टू अ ओनर और अ फाउंडर. नाउ प्रमोटर के लिए ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ थॉरो बैकग्राउंड चेक. नाउ हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू अ डेस्कटॉप सर्च. सिंपली प्रमोटर का नाम टाइप इन करो एंड आपको डेस्कटॉप सर्च करके मिल जाएगा. In our case, the company is owned by Jalan family, and they have relevant experience in the paint industry, and they have been doing this for quite some time now. So this is the list of the promoters of the company. You can see the company has given shares to Hemant Jalan, Anita, Prarag, etc. So basically the Jalan family, and also you can see the selling shareholders. So Hemant Jalan is selling, who is a promoter. They are selling some shares, and Sequoia and SC2 have also invested in the company, and they are also looking to sell the shares. And now comes one of my favorite indicators. ऐसे बूम मार्केट में जब बहुत सारे आईपीओ आ रहे होते हैं, ये इंडिकेटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना. एंड इट हेल्प्स यू टेक अ डिसीजन वेरी वेरी क्विकली, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर लिस्टिंग डे गेन्स. जिस दिन लिस्ट हुआ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी दिन काफी बढ़ जाए एंड आप बेच के निकल लो, तो उसके लिए this number becomes very very interesting, and this is called gray market premium. So gray market premium 50% plus है for Indigo Paints as of today 18th January. So अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं. ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा हूं, ये इलीगल ट्रेडिंग नहीं है. ये वो ट्रेडिंग है जो ऑफ द मार्केट्स चल रही है. तो क्या होता है, जब कंपनीज के शेयर्स अनलिस्टेड होते हैं,
दैट इज दे आर नॉट लिस्टेड ऑन BSE और NSE, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां से एक नॉर्मल इंसान खरीद सकता है शेयर्स, लाइक रिलायंस के आप खरीद सकते हो. सो रिलायंस इज अ लिस्टेड स्टॉक. जब कंपनी लिस्ट नहीं हुआ है, IPO नहीं आया है कंपनी का, तो भी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है. शेयर्स आर कॉल्ड ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स. I can sign a document and transfer all my shares to a friend, to my family, to my sister, anybody. ग्रे मार्केट में ये सारे अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना बेचना चालू हो जाता है. एंड जैसे ही किसी कंपनी का IPO आने वाला होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट पिकअप कर लेता है. पहले इनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता था जल्दी से. आज के टाइम पे आप बस गूगल करो ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपको तुरंत मिल जाएगा. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लिस्टिंग डे पे क्या मूवमेंट हो सकता है. नाउ इज दिस इंडिकेटर फुल प्रूफ 100% श्योर शॉट सही जाएगा? Absolutely not. That is a myth, huge myth. There have been instances where gray market premium was showing 20%, 30% high, but then listing day पे बहुत कम पे open हुआ IPO. So be very very careful. Boom market में usually this indicator works. Bear market हो, गिरता हुआ बाजार हो, तो ये indicator में भी काम ना करे. So be very very conscious about risking your money with just looking at this indicator. This indicator should never be looked at in silo. सिर्फ ये देख के कभी नहीं IPO खरीदना चाहिए. Now let's move on to the third section where I want to talk a little about my experience in looking at the markets and one very very cool chart that I want to show you. थोड़ा सा मन की बात करते हैं. Now just look at this beautiful chart. You can see Sensex का price movement on this chart. कैसे Sensex ऊपर नीचे किया है over a very long period of time, approximately 15 years, 2005-6 से चालू करके 2020 तक. एंड आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही बूम का फेज थोड़ा सा चालू होता है, कंपनीज कम आउट एंड ट्राई एंड टैप इनटू द लिक्विडिटी दैट इज देयर, द न्यू इन्वेस्टर्स दैट आर देयर, एंड वो यूफोरिया का बेनिफिट उठाने का कोशिश करते हैं. अब आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. दे हैव द पावर टू टाइम द IPO and they have the power to determine the price of the IPO. प्राइस और टाइमिंग दोनों उनके हाथ में है, तो वो क्या सस्ता डील करेंगे? नहीं, राइट? सो IPOs by their whole make itself are against the retail investor or against the large public investors. So already when we are starting out by applying into an IPO, more often than not कंपनी कम पे तो नहीं खुद को वैल्यू करेगी जितना उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए उससे. सो द बायर्स इन एन IPO already start at a disadvantage. Now there are two types of IPO investors. One who want listing day gains and two who are long term investors. इन दोनों इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या है? एक IPO को लॉटरी की तरह देखते हैं, सेकंड देखते हैं कि यार इनिशियली खरीद लेते हैं कंपनी को, अगर मिल गए शेयर्स तो काफी कम प्राइस पे मिल जाएंगे एंड वील होल्ड इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो लिस्टिंग डे गेन्स वालों के लिए द मेथडोलॉजी दैट वी डिस्कस्ड इज एब्सोल्युटली इनफ. इससे ज्यादा एक दो रेशियोज और चेक कर सकते हो अगर करना है. अदर देन दैट दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स it is an absolute must to read the whole prospectus very very carefully. मुझे वो म्यूचुअल फंड वाले डायलॉग जैसा लग रहा है, read the scheme related documents very carefully, but this is true. Prospectus पढ़ना is very important. तो मेक श्योर इफ यूर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड उस पर्सपेक्टिव से आप जा रहे हो खरीदने, तो you read the prospectus. Now let's move on to the final section of our discussion, that are some important dates and some important information that you need to keep in mind for this particular IPO. So IPO open date is on January 20th. IPO close हो जाएगा January 22 को. So you have 3 days to apply, 20th, 21st, 22. If you want to apply, make sure you do it very very quickly. If you want to know how to apply, let me know in the comments. We'll make sure we create another quick video very very quickly for you guys. January 28th को आपको पता चल जाएगा कि आपको लॉटरी लगी है या नहीं लगी है, कि अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. जनवरी 29 को रिफंड्स इनिशिएट हो जाते हैं. तो होता क्या है, जब भी आप IPO में अप्लाई करते हो, आपके फंड्स ब्लॉक किए जाते हैं, माइनस या डिडक्ट नहीं किए जाते आपके बैंक अकाउंट से, विच इज अ ब्यूटीफुल मेथडोलॉजी. तो आपका अगर अलॉट नहीं होता है शेयर्स, तो आपके फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे. अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उतना अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से. February 1st को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे
एंड 2 फरवरी को आप उन शेयर्स को अगर लिस्टिंग डे गेन के लिए खरीदा था तो बेच देना, अगर रखने के लिए खरीदा था तो रख लेना। सो नाउ द मिनिमम लॉट साइज, आपने नोटिस किया है हमेशा 15,000 रुपए के नीचे होता है मिनिमम लॉट साइज। ये सेबी का गाइडलाइन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15,000 के नीचे रखना पड़ता है लॉट साइज को। तो इसमें 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1490 पर शेयर। अब ये पर शेयर 1490 ना रेंज में होता है, लोअर बैंड एंड अपर बैंड। अपर बैंड पे ही अप्लाई करना रहता है क्योंकि मोस्टली सबके सब ओवर सब्सक्राइब होते हैं। ओवर सब्सक्राइब मीन्स अगर कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर्स लेके आती है एंड 1 लाख शेयर्स वो फ्लोट करना चाहती है, लोग 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, 5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया। अब वो 5 लाख तो इशू नहीं कर सकता, वो तो 1 लाख ही इशू करेगा। तो 4 लाख को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का सिनेरियो रहता है तो अपर बैंड पे ही बिड करना, अपर बैंड पे ही पैसा लगाना मेक सेंस, क्योंकि लोअर पे तो पैसे आने नहीं वाले। किसी ना किसी ने तो 1490 पे लगाया होगा। सो 1490 बिकम्स योर इफेक्टिव बाई प्राइस। सो 10 का लॉट है मिनिमम। मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 2 लाख रुपीज परमिसेबल है। उसके ऊपर एच कर सकते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास मोटा पैसा है। तो जिनके पास छोटा पैसा है, हमारे जैसे लोग 2 लाख रुपया से नीचे लगा सकते हैं। सो दैट इज वाई 13 लॉट्स 130 शेयर्स, एक लॉट में 10 शेयर्स तो 130 शेयर्स एंड 1,93,000 rupees के लिए। So this was all about Indigo Paints IPO and how to in general evaluate IPOs. I hope you liked the video. Do share this video with your friends. Let them know how to evaluate an IPO, whether they want to invest or not in Indigo Paints IPO, and let us know in the comments whether you are investing in the IPO or not. If you have any questions at all, comment कीजिए. I'll make sure that I am replying to all of your comments. I'm resolving all of your queries. You can also join Readon's WhatsApp channel where you can directly interact with us, where you can post your questions directly to us, and our financial experts team will answer your queries definitely and surely. Thank you. Have a great day.